न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच चल रही 5 टी20 मैच के सीरीज जिसके 2 मुकाबले हो चुके हैं। एक वेस्टइंडीज ने तो एक न्यूजीलैंड की टीम ने जीत करके यहां पर 1-1 से सीरीज पर बराबरी करके रखा हुआ है। लेकिन जब ये तीसरा टी20 मैच एक बार फिर से यहां पर नेल्सन सेक्सटन ओवल के मैदान पर खेला जाएगा 9 नवंबर को सुबह 5:45 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 1:15 पर, यानी कि एक डे टी20 मैच, जहां पर अभी तक अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जिस ग्राउंड पर केवल 3 टी20 मुकाबले ही खेले गए हैं और ये तीन के तीनों टी20 मुकाबले भी दिन के ही खेले गए हैं। जहां पर आखिरी मैच हुआ था 2 जनवरी 2025 को, उसके पहले 2019 में और एक 2017 में मैच हुआ था, यानी कि कम ही मैचेस यहां पर होते हैं। जिसका रीजन सबसे बड़ा यहां पर यही होता है। एक तो यहां पर अगर हम बात करें ग्राउंड्स वो ज़्यादा बड़े हैं नहीं, बाउंड्रीज बहुत छोटी होती हैं और ओवरऑल एक फ्लैट बैटिंग ट्रैक यहां पर आपको लगातार देखने को मिलेगा, जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा वहां पर अगर हम बात करें तो धीमा होता चला जाता है। और इसी वजह से जो 3 के 3 मैचेस यहां पर खेले गए हैं, अगर आप देखें इंटरनेशनल टी20 मैचेस के फॉर्मेट में 3 के तीनों मुकाबले यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 2 जीते हैं, उसमें से एक बार पहले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है। और उसमें अगर आप पावर प्ले के दौरान देखें तो यहां पर विकेटें अगर आप देखें तो 2 विकेटें, 1 विकेट गिरा, यहां पर 1 विकेट गिरा, यहां पर 2 विकेट गिरा। तो थोड़ी बहुत इनिशियल मूवमेंट, चूंकि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पर पेस और बाउंस के साथ तो इनिशियल मूवमेंट थोड़ा बहुत होना ही है। ओवरऑल एक अच्छी खासी बैटिंग ट्रैक यहां पर होती है। छोटा ग्राउंड होता है तो चौके छक्के यहां पर जम करके लगते हैं। और उसमें भी एक एडिशनल चीज जो यहां पर आज के इस मैच के लिए रहेगी वो ये कि वेदर फोरकास्ट जो अभी बताता है वो दोपहर 1 बजे के दौरान जब यहां पर ये मैच स्टार्ट होने वाला होगा वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, तो आसमान पर हल्के फुल्के बादल हो सकते हैं। तो जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी, भले ही यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें ज्यादातर मैचेस जीतती रही हैं, ऐसी कंडीशन में पहले फील्डिंग करने की ही कोशिश करेगी। और उसमें अगर आप देखें तो पिछले 3 मुकाबले में जब 10 विकेट स्पिन को और पेस को 31 विकेटें मिली हैं, उसमें भी पहली इनिंग में 15 और 16 सेकंड इनिंग के अंदर, तो एक और फैक्टर आता है कि पेसर्स का डोमिनेशन होगा। लेकिन चूंकि एक टीम इसी में वेस्टइंडीज की टीम है और साथ ही साथ जो दूसरी टीम न्यूजीलैंड है उसमें लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे भरे पड़े हैं, तो स्पिनर्स का भी अच्छा खासा रोल इस पिच रिपोर्ट के अलावा भी, जो अगर आप जाकर के आगे चल करके देखेंगे तो बनता दिखाई पड़ रहा है। और इसी वजह से जो वेदर फोरकास्ट आपको मैंने बताया वो तो इंपॉर्टेंट था ही, पिच के बारे में जो बताया कि ग्राउंड छोटा है, पिच बैटिंग के लिए अच्छी होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दोनों टीमें खेल रही हैं उनके प्लेयर्स किस तरीके की बॉलिंग को कितना खराब या अच्छा खेलते हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा। फिलहाल तो आप जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आज के इस मैच की फाइनल टीम आपको मैं दूंगा और फाइनल जो वेदर अपडेट होगा टॉस के बाद का वो बताऊंगा। और पिच के बारे में भी सारी जानकारियां आपको ताजा जो आएंगी वहां से वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इसी वीडियो के, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल ये बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 खेलती दिखाई पड़ी थी पिछले मैच में, जो कि आज भी होगी मोस्ट एक्सपेक्टेड, जहां पर कॉनवे और रॉबिन्सन ओपन करते हैं। सचिन रविंद्र नंबर 3 पर, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर, दोनों के दोनों ऑलराउंडर्स हैं। एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जिसमें सेंटनर तो आपको पूरे 4 ओवर कम से कम करके देंगे। और उसके बाद आते हैं जैकरी फूक्स, काइल जेमिसन, ईस्ट सोडी और जेकब डफी। और जैसा मैंने को बताया कि सेंटनर आपको लगभग पूरे 4 ओवर करके देंगे, उसी तरह से बाकी की ये जो चारों के चारों तेज गेंदबाज में से, जिसमें से एक स्पिनर भी है, लेग स्पिनर, ये भी पूरे 4-4 ओवर करके देंगे। अब इसमें से किसी का कोई ओवर खराब चला गया या कोई चेंज की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो माइकल ब्रेसवेल कहीं पर आकर के 1-2 ओवर की बॉलिंग आपको करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें पावर प्ले के दौरान जैकरी फूक्स, काइल जेमिसन और ये जेकब डफी ये शुरुआत करते हैं और यही तीनों मिलकर के डेथ ओवर की भी बॉलिंग करते हैं। बाकी बेंच पर भी आपके पास ये 3 प्लेयर अवेलेबल है जिनके नाम आप देख सकते हैं। और पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई, जैसा मैंने आपको अभी बताया ना कि कौन कितने ओवर करता है, कहां पर करता है, और उसको नंबर्स में अगर आप जाकर के पिछले मैच का देखेंगे तो जेकब डफी ने पहला, तीसरा, 5वां, 19वां ओवर किया था, यानी कि 3 ओवर पावर प्ले का, 1 डेथ का। उसी तरह से काइल जेमिसन के नंबर ऑफ ओवर्स 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। जैकरी फूक्स ने तो केवल 2 ही ओवर किया था, माइकल ब्रेसवेल ने भी 2 ओवर कर दिया था, चूंकि इसी वजह से। बाकी अगर आप देखें तो ईस्ट सोडी और सेंटनर, जिन्होंने एक ऐसी टीम जो कि वेस्टइंडीज स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती उसके खिलाफ पूरे 4-4 ओवर करे और दोनों ने 3-3 विकेटें निकाली। किस किस ओवर में निकाले विकेटें, कौन कौन सा ओवर करते दिखाई पड़े, उसका भी डेटा यहाँ पर आपके सामने है। और बाकी अब आप देखेंगे वो हेड टू हेड के वेन्यू के डेटा के पहले इनका पूरा टी20 करियर का एक्सपीरियंस जो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं फिलहाल सारे के सारे प्लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल कॉनवे का टी20 इंटरनेशनल करियर देखें तो 52 मैच है, 1543 रन है, 36 का बढ़िया एवरेज है, जो कि दोनों इनिंग में बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स का भी ना पूरा करियर तो आप देखेंगे, बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और उसी तरह से कुछ बॉलर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हम जेकब डफी की ही बात कर लेते हैं तो 31 मैचेस खेल करके 43 विकेटें ले चुके हैं। और इस 31 मैच में जो 43 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं उसमें जितनी बार इन्होंने पहली इनिंग की बॉलिंग करी है, जितनी गेंदें फेंक करके जितनी विकेटें चटकाई हैं उसको डिवाइड करेंगे तो हर 12वीं गेंद
पर इनको 1 विकेट मिला है और सेकंड इनिंग में वही आंकड़ा हो जाता है 16 गेंदों का, यानी कि पहली इनिंग के लिए ज़्यादा सेफर ऑप्शन है जहां पर आप इनको कप्तान भी बना सकते हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन जरूर है, लेकिन वहां पर निश्चित तौर पर पहली इनिंग के मुकाबले परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी कमजोर पड़ी हैं। ठीक उसी तरीके का डेटा हर एक बॉलर का, जैसे ई सोडी भी हो गए, इनका भी स्ट्राइक रेट, दोनों इनिंग का ओवरऑल करियर, ये चीज़ आप हर एक प्लेयर का देख सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा है ना, वो इस सीरीज में जो 3 T20 मैचेस हो चुके हैं उसके पहले का है। लेकिन इस सीरीज में T20 के जो 3 मुकाबले हुए उसमें इन लोगों ने क्या किया उसका अगर आप डेटा देखें, 2 T20, एक्चुअली ये तीसरा मैच है, तो 2 मुकाबले जिसमें से 1-1 पर बराबरी पर मामला चल रहा है फिलहाल दोनों टीमों के बीच में, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, ओवरऑल रीसेंट फॉर्म क्या है दोनों टीमों के प्लेयर्स का। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड का, जिसमें डेवॉन कॉनवे दोनों मैच में अच्छी शुरुआत करते दिखाई पड़े हैं, लेकिन एक मैच में रन आउट हो गए थे और एक मैच में गलती से आउट हो गए, तो निश्चित तौर पर खराब शॉट्स खेल करके आउट हुए, लेकिन टच में दिखाई पड़े हैं। हालांकि उसके पहले भी अगर आप देखें ना, तो कंसिस्टेंसी नाम की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि टिम रॉबिन्सन ये प्लेयर ही उसी तरीके के 3927 की 2 अच्छी पारियां पिछले 2 मैच में खेल चुके हैं, उसके पहले भी बीच बीच में बड़ी बड़ी पारियां हैं, लेकिन चूंकि एक फ्लैशी प्लेयर है, लगातार शॉट्स खेलते हैं, तो काफी हाई रिस्क का खेल ये करते हैं और इसी वजह से कब आउट हो जाए कोई भरोसा है नहीं, लेकिन ओवरऑल रन्स तो इन्होंने बना करके दिए हैं। इसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र, इनकी भी देखें तो शुरुआत लगातार अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मार्क चैपमैन रिसेंट टाइम में काफी अच्छे फॉर्म में रहे, हालांकि जो कि बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आते रहे हैं, कई ऊपर नीचे होते हैं, तो वो नंबर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली इन्होंने पिछले मैच में दिखाया कि कैसे फॉर्म में रिसेंट टाइम में है, जो जबरदस्त 78 रन की पारी इन्होंने खेली। और उसके बाद आते हैं डैरिल मिचेल, ये भी काफी ताबड़तोड़ 28 नंबर की पारी खेलते दिखाई पड़े। बाकी माइकल ब्रेसवेल से बॉलिंग थोड़ी कम कराई गई है इस सीरीज में, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी है, और इसी वजह से इनकी यूटिलिटी T20 फॉर्मेट के हिसाब से वो कमाल की रह नहीं जाती। तो एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहें। और उसके बाद आते हैं सैंटनर, जिन्होंने दोनों मैचेस में जबरदस्त बैटिंग करी है, पिछले मैच में शानदार बॉलिंग भी करी है, इनको आप मिस कर भी नहीं सकते। और इवन अगर ई सोडी भी खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में ना, और जैसी ये पिच है, चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, इनको भी मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि मिस आपको अपनी टीम से करना है नहीं। बाकी जैकरी फुक्स हो गए, काइल जेमिसन हो गए, काइल जेमिसन लगातार 4-4 ओवर कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ विकेट्स अगर आप देखें तो उतनी इनकी होती नहीं, 1-1, 2-2 विकेट जरूर लिया है। बाकी जैकरी फुक्स देखें तो पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं, ओवर भी केवल 2 करे थे। और बाकी जेकब डफी ने 2 मैच में 3 विकेटें ले रखी हैं। तो ओवरऑल जो हमने एनालिसिस करी है प्लेयर्स की, जिसमें जिम निशाम ने भी पहला मैच खेला था, 11 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। नेथन स्मिथ तो मिच 6 के खेलने की संभावना मुझे दिखाई पड़ती नहीं। फिलहाल तो जो पूरा स्क्वाड है ना, उसमें ये 6 प्लेयर हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन हैं। स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो ये 6 आपकी टीम में होने चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो एक तो माइकल ब्रेसवेल हो गए, दूसरे डेवॉन कॉनवे हो गए, तीसरे रचिन रविंद्र हो गए। ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप रिस्क ले सकते हैं। मतलब डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन को हटा करके रचिन रविंद्र को, डेवॉन कॉनवे को या माइकल ब्रेसवेल को भी लेके जा सकते हैं, जिसको भी आप हटाना चाहें उसकी जगह पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं यही रिस्क सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग में तो आप बाकी कोई भी प्लेयर इंक्लूड करिए, एक एक प्लेयर रोटेट करके, वो कुछ खास मैटर करता नहीं, लेकिन आगे चल करके थोड़ा सा और हेल्प लेंगे हम हेड टू हेड के आंकड़ों से। तो देखेंगे कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हो कॉनवे के 8 मैच 246 रन है, 35 का बढ़िया एवरेज है, पहली इनिंग का 46, सेकंड इनिंग का केवल 19 का एवरेज है। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ सेकंड इनिंग में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, तो कहां पर ज्यादा सेफ रहेंगे ये चीज आपको यहां से पता चलता है। बाकी टिम रॉबिन्सन के इसी सीरीज के 2 मैच में 66 रन हो चुके हैं। रचिन रविंद्र के आंकड़े तीनों मैच में खराब हैं। और उसके बाद मार्क चैपमैन के 2 मैच में 85 रन, जिसमें पिछले ही मैच में 78 रन बनाए। डैरिल मिचेल भी ठीक ठाक ही चले हैं। और उसके बाद देखें तो माइकल ब्रेसवेल के आंकड़े भी ठीक ही ठाक हैं, लेकिन इन दोनों के साथ दिक्कत वही है, इनके बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आने का। और अगर आप कॉनवे, रॉबिन्सन, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, इन 4 में से 3 भी प्लेयर लेके जाते हैं तो इनका लेना बनता नहीं। तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा बेटर या सेफ ऑप्शन है। हालांकि जिमी निशाम का देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं, लेकिन आपके पास निश्चित तौर पर सैंटनर हैं, आपके पास निश्चित तौर पर ई सोडे, जिनके वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 मैच में 12 विकेटें हैं। सैंटनर के तो आप देख ही पा रहे हैं 8 मैच में रन भी हैं बल्ले से, और एक ही बार आउट हुए हैं 8 मैच में, इसी वजह से 171 का एवरेज भी है और 13 विकेटें भी हैं। और बाकी जैकब डफी तो हैं ही एक शानदार ऑप्शन है जो तेज बॉलर, और बाकी जैकरी फोक्स और काइल जेमिसन हैं ही। तो ये सारे प्लेयर तो रहेंगे। हेड टू हेड के आंकड़ों से भी ये चीज़ समझ में आती है। और बाकी इस मैदान पर नेल्सन के जहाँ पर ओवरऑल मैचेस ही 3 हुए हैं, उसमें देखें तो कॉनवे ने मैचेस कोई खेले नहीं, लेकिन रॉबिन्सन ने यहीं पर एक मैच में 37 रन बनाया, रचिन रविंद्र ने यहीं पर एक मैच में 69 रन बनाया है, मार्क चैपमैन यहाँ पर एकमात्र मैच में फेल हुए हैं, डैरिल मिचेल के 35 रन है, माइकल ब्रेसवेल, जिमी निशाम भी यहाँ पर एक मैच में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। सैंटनर के 3 मैच में 52 रन है, 3 विकेटें हैं, और एक मैच में 1 विकेट जैकरी फुक्स के, एक में 1 विकेट यहाँ पर जेकब डफी के हैं, 2 मैच में 2 विकेट यहाँ पर ई सोडी के। तो ये तो आंकड़े थे बैटर्स और बॉलर्स के, जिसके
उसके बेसिस पर इंपॉर्टेंस आपने समझी हर एक प्लेयर के। लेकिन जो बैटर्स हैं ना, उनकी एक्चुअली क्या कमजोरी, जैसे आपको मैं बता भी रहा था कुछ समय पहले पिच रिपोर्ट के टाइम पर, कि जो इनकी कमजोरियां हैं किसी टाइप ऑफ बॉलिंग को लेकर के। जैसे अगर हम ओवरऑल बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, तो एक तो इनके पास लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे, चाहे कॉनवे हो गए, चैपमैन हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, सेंटनर हो गए, तो 5 तो इनके पास लेफ्ट हैंडर्स ही हैं टॉप 7 टॉप 8 में देखें। और इसकी वजह से इनके खिलाफ ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे तरीके से गेम में आ जाते हैं, और खास करके रोस्टन चेज जिनकी हाइट भी अच्छी है, हाई आर्म एक्शन बॉलिंग है, तो उछाल भी उनको पिचेस पर मिलती है, तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही बड़े ट्रम्प हो जाते हैं इस टीम के खिलाफ। और बाकी इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ कॉनवे के आंकड़े देखा, मैथ्यू फोर्ड पर 21 गेंद पर 5 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं, अकील हुसैन की 8 गेंद पर 5 रन बना करके 1 बार, और इवन टीम रॉबिन्सन रोमारियो सेफर्ट की 8 गेंद पर 7 रन बना करके 2 बार। और उसके बाद रचिन रविंद्र की बात करें तो ये चेज पर 1 बार आउट हुए, 1 बार अकील हुसैन पर, वो भी काफी सस्ते में। तो ये इनके खराब आंकड़े इन इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ हैं, जिसमें मार्क चैपमैन भी रोस्टन चेज पर 1 बार आउट हो चुके हैं 19 रन बना करके, और बाकी डैरेन मिचेल तो रोमारियो सेफर्ट पर 2 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार, जेडन सील्स की 6 गेंद पर 14 रन बना करके 1 बार। तो एक तो ओवरऑल जो आपको मैंने वीकनेस बताई ऑफ स्पिन के खिलाफ, वो तो इस टीम के खिलाफ काम करती ही है, और बाकी ये जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं जिसमें रोस्टन चेज तो आते ही हैं, वो भी काफी काम के रहेंगे। और वो जो बॉलर्स हैं वो हैं तो निश्चित तौर पर वेस्ट इंडीज के ही। तो पूरी वेस्ट इंडीज की टीम कैसी खेलते दिखाई पड़ सकती है आज के इस मैच में, वो सारा खाका आपके सामने, जहां पर अली कैथन है जो ब्रेंडन किंग ओपन करेंगे, साई होप है, हकीम अगस्ट है, रोमन पावेल है, रोस्टन चेज हैं, होल्डर हैं, और बाकी ये और भी 4 बॉलर जिसमें अकील हुसैन के स्पिनर हैं, पिछले दोनों मैच में केवल 1-1 ओवर की बॉलिंग करी है, तो इनसे थोड़ा बच के रहिए। और इसका रीजन है इनको 1-1 ओवर कराने का। पहले क्या होता था वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से, ये पावर प्ले में ही बॉलिंग करने आ जाते थे, और पावर प्ले में ही 2-3 ओवर कर देते थे। लेकिन अब इनको ट्राई ही नहीं किया जाता, क्योंकि आपको मैंने बताया ना 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं सामने की टीम में, तो उस वजह से इनको उतना बॉलिंग मिल नहीं रही। दोनों मैच में 1-1 ओवर अभी तक मिला है, और इनकी बॉलिंग नहीं मिलने की वजह से चाहे जेडन सील्स हो, मैथ्यू फोर्ड हो, रोमारियो सेफर्ट हो, और इवन रोस्टन चेज और जेसन होल्डर हो ना, तो चेज को अब ज्यादा ओवर्स मिल रहे हैं, जो कि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं, तो यही एक फैक्टर बनता है। बाकी बेंच पर ये 4 प्लेयर हैं, इनके नाम आप देख लीजिए। और ये बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी, जैसे मैंने कहा था कि अकील हुसैन को 1 ओवर पिछले मैच में 16वां ओवर मिला, और उसके पहले वाले मैच में भी 1 ही ओवर मिला था। बाकी रोस्टन चेज पूरे 4 ओवर कर गए थे, 2 विकेट भी ले गए थे। रोमारियो सेफर्ट ने 3 ओवर करे थे, जेसन होल्डर ने 5वां, 11वां, 17वां, 19वां यानी कि 4 ओवर पूरा किए थे, और मैथ्यू फोर्ड और जेडन सील्स ने भी 4-4 ओवर किए थे। किस ओवर में किया था ये भी आप देख सकते हैं। और बाकी करियर का डेटा तो आपको देखना ही है, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, इसको मैं दोबारा पढ़ने का कोई फायदा तो है नहीं, समझना कैसे है वो चीज़ आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले 2 मैच में चूंकि बराबरी पर मैच चला है, और इवन मैं तो कहूँ तो दोनों मैचेस वेस्ट इंडीज को जीतने चाहिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मैच ये टीम हारी है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रही, जिसमें से ब्रेंडन किंग दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं। एली कैथन ने शुरुआत अच्छी करी है, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ओवरऑल बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, और एक बहुत अच्छे ट्रम्प रहेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी एक ऑफ स्पिनर है, कभी कभी पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करते हैं। और सामने की टीम में जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं ना, अगर इनके कप्तान का मन करेगा इनसे बॉलिंग करा गए, तो एक बहुत बड़े ट्रम्प हो सकते हैं। बाकी साई होप तक सेफेस्ट ऑप्शन है इस टीम में, 24-53 की 2 पारी खेल चुके, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे। अकीम अगस्ट पर उतना निश्चित तौर पर भरोसा आप कर नहीं सकते, किसी ग्रैंड लीग की टीम पर आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। रोमन पावेल रिसेंट टाइम में बहुत जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं, और उसके बाद रोस्टन चेज का तो यूटिलिटी आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है भी कुछ देर पहले, कि इस सीरीज में खास करके बहुत तगड़े बॉलिंग फॉर्म में भी और बैटिंग फॉर्म में भी रहे हैं। और बाकी जेसन होल्डर जरूर परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। रोमारियो सेफर्ट इनकी बैटिंग एबिलिटी और प्लस बॉलिंग एबिलिटी में जो 3 से 4 ओवर होते हैं, वो इनको काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। सिमिलर चीज मैथ्यू फोर्ड को लेकर के भी कहूंगा, अकील हुसैन से ओवर कराए नहीं जा रहे तो इन पर भरोसा बनता नहीं। जेडन सील्स अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है ना, तो आप इन पर निश्चित तौर पर भरोसा करिए। हालांकि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और सेफेस्ट ऑप्शन तो हैं एज ए बॉलर, लेकिन अभी पिछले मैच पर कोई विकेट नहीं मिला, पहले मैच पर 3 विकेट लेकर के गए, और यहाँ पर सेकंड इनिंग में पिच थोड़ी सी आ चुकी, आसमान पर बादल होने वाले हैं, तो पहली इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस टीम के अंदर अगर आप देखें तो एक तो ट्रम्प है, बाकी साई होप 1 हो गए, रोमन पावेल दूसरे हो गए, तीसरे हो गए रोस्टन चेज, चौथे, 5वें, 6वें जो ऑप्शन हैं सेफेस्ट, वो तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी सारे ट्रम्प होंगे। और साथ ही साथ इसमें से जैसे मैंने को बताया ना, पहली इनिंग की बॉलिंग, सेकंड इनिंग की बॉलिंग, वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। सेकंड इनिंग में आप जेडन सील्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आप रीसेंट फॉर्म, पिच के हिसाब से और यूटिलिटी की बेसिस पर समझ में आती है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो बैटर्स के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा खराब आपको दिखाई पड़ेंगे। केवल साई होप के 3 मैच 92 रन है, इसी सीरीज में 2 मैचेस खेले हैं, उसमें से रोस्टन चेज के भी बल्ले से तो कुछ नहीं, लेकिन बॉलिंग से 3 मैच 5 विकेटें हैं, होल्डर के 4 मैच में 4 विकेटें हैं, रोमारियो सेफर्ट ने तो बल्ले से भी बढ़िया काम किया, 105 रन 5 मैच 3 विकेटें हैं, मैथ्यू फोर्ड
रदरफोर्ड ने एक मैच में 29 रन 2 विकेट, अकील हुसैन के 4 में 4 विकेट, 2 में 3 विकेट हैं अकील हुसैन के, और सरफेन रदरफोर्ड ने एक मैच खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ 68 रन बनाए हैं। फिलहाल इनको मौका मिल सकता है किसकी जगह पर, एली कैथानेज की जगह पर, माफ करिएगा एली कैथानेज नहीं, एक और नाम था ना अकीम अगस्ट जो नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, तो अकीम अगस्ट की जगह पर सरफेन को मौका मिल सकता है आज। तो ये एक बहुत बड़े ट्रम्प और भी बन सकते हैं आज के इस मैच में। बाकी इस मैदान पर देखें तो केवल 3 ही खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के जो एक एक मैच खेले, रोमन पावेल, साई होप और ब्रेंडन किंग, और तीनों फेल रहे हैं। उन्हीं का डेटा सिर्फ आपको मिलेगा। और बाकी वीकनेस अगर आप देखने आएंगे, प्लेयर बैटल देखने जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो कोई भी स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, उसको आंख मूंद करके टीम में रख लीजिए जो पूरे ओवर करता हो और प्लस बैटिंग करता हो, तब तो उसको कप्तान कप्तान भी बना दीजिए। और बाकी इंडिविजुअली भी देखेंगे तो ब्रेंडन किंग, काइल जेमिसन पर एक बार 3 गेंद पर 4 रन बना करके, एक बार जेकब डफी वो 2 पर 7 गेंद पर 3 रन बना करके, जिमी निसब पर 2 गेंद पर 6 रन बना करके, एक बार ईस्ट सोडी ने लेके थाने इसको दूसरी ही गेंद पर आउट किया बिना कोई रन दिए। साई होप को जैकरी फूक्स और सेंटर ने एक एक बार काफी सस्ते में निपटाया है। होल्डर और रोमन पावेल तो नोन है लेग स्पिन खराब खेलने को लेकर के, ईस्ट सोडी पर 2 बार आउट हो भी चुके हैं। जैकरी फोक्स और काइल जेमिसन को फिर भी ठीक खेल गए हैं, और बाकी होल्डर ये भी काइल जेमिसन को थोड़ा सा सस्ते में आउट हुए हैं, लेकिन जैकरी फोक्स को उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं। तो ये सारा डेटा था बैटल का। बाकी कप्तान और कप्तान के ये 2 सबसे कॉमन, और ये 3 से 4 सबसे डिफरेंशियल और बेहतर, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हैं, जिसमें खास करके माइकल ब्रेसवेल को तो आप किसी एक आध ग्रैंड लीग की टीम में, लेकिन रोमारियो सेफर्ट को आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर निश्चित तौर पर वाइस कप्तान या कप्तान रख सकते हैं। सैंटनर भी उसे एक नाम है, एली कैथानेज के बारे में आपको मैंने पीछे डिस्कस किया ही था। ये दोनों फिलहाल कॉमन ऑप्शन है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ देखने के बाद क्या टीम आज के इस मैच की बनेगी, क्या वेदर अपडेट है, पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, वो तो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों चैनलों का लिंक है, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। सबसे जरूरी है कि पूरा वीडियो देख करके समझ लीजिए और उसके बाद अपनी टीम खुद बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।